हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न देखेंगे बायोलॉजी का, जो एग्जाम से संबंधी है। यानी हम कहेंगे कि आप लोग के जो 2021 का एग्जाम होने वाला है बोर्ड के, उसमें यह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आज मैं आपको आंसर सहित यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आप ऐसा करिए, मैं एक एक क्वेश्चन को दो बार आंसर बोलूंगा, आप मेरे साथ ही इसे सुनकर याद करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके हम लोग के पास अब बोर्ड के लिए समय बहुत कम बचा है, तब मैं सोचा कि आप लोग के रिविजन के तौर पर वीडियो देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो गेस्ट पेपर है, जो आप लोग बीवीडी गेस्ट पेपर से यदि पढ़ते होंगे तो बीवीडी गेस्ट पेपर में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा उसको, मतलब ज्यादा उसमें आपने देखना अपना मिला लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है, तब पढ़िएगा। नहीं तो आप गलत आंसर याद कर लीजिएगा तो फिर पूरा गलत ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। हमारा ऑप्शन है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और इनमें से सभी। कौन सा है दोस्तों सजीव के मुख्य लक्षण? तो सजीव के मुख्य लक्षण आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर श्वसन। इसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्वसन। यानी हमारा सजीव का मुख्य लक्षण कौन सा हो गया दोस्तों? श्वसन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। हमारा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। कोशिका के जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों यहाँ इसका यदि आपको सब्जेक्टिव समझना है तो पहला चैप्टर का मैं प्रजनन तंत्र का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वहां से मेरा एक क्लास हो गया है प्रजनन तंत्र में, और भी मैं क्लास आपको इसके बाद दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला है हमारा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव परक्रम कहते हैं। याद कीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? जैव परक्रम, जिसके द्वारा जीवों का सारी क्रिया का अनुरक्षण होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं। निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन हमारा ये है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है सभी जीव, एंड ऑप्शन डी है सभी हरे पौधे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपको पूछ रहा है? स्वपोषी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सभी हरे पौधे। समझ में आ रहा है ना, सभी हरे पौधे। आप मेरे साथ ही यहाँ पर याद करते जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आप याद कर लीजिएगा, फिर से आपको दोबारा ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो हमें किस पदार्थ का निर्माण करता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पौधा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर का जो छत्ता होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए है परजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बी है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी पोषण, एंड ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया आपका मृतजीवी पोषण। यानी गोबर का जो छत्ता होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। यानी पौधे के अंदर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने यानी कि सोखने की क्षमता किसमें होती है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल वर्णकों में। यानी कि पौधे में क्लोरोफिल वर्णक जो पाया जाता है उसके अंदर उसे सोखने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है। मतलब पौधा सांस कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है जड़ से, तना से, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। इनमें तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पत्ती के अंदर रंध्र होता है, देखेंगे छोटा छोटा छिद्र,
तो उसी के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा, अस्थि। तो ध्यान दीजिएगा, जो दांत की ऊपरी परत होता है जिससे हमारा दांत उजला दिखाई देता है उसको हम इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? इनामेल। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि लार यानी सलवा, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? ध्यान दीजिएगा, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि और आंत ग्रंथि। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि यहीं से लार निकलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? जठर रस के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है म्यूकस, ऑप्शन सी है पेप्सिनोजन, ऑप्शन डी है पित्त। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा आपका पित्त। याद रखिए, जठर ग्रंथि के अंदर जठर रस के अंदर पीत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारे कि इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका कोलन। कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है, बाकी ये छोटी आंत का भाग। छोटी आंत को 3 भागों में बता के पढ़े है ना। अगला हमारा है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारा है ऊपरीगामी कोलन और अधोगामी कोलन, एपेडिक्स और अनुप्रस्थ कोलन। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एपेडिक्स कोलन। ठीक है, एपेडिक्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख्य गुहा से, क्रासनली से, अमाशय से, यकृत से। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा कि इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमारे जो गर्दन के अंदर एक रचना होती है जिससे हम भोजन करते हैं तो हमारे श्वास नली नाक में नहीं आता है। तो इसका अधिक ऑप्शन है कंठ द्वार के कारण, एप्लीलैटिक्स के कारण, ग्रसनी के कारण, ग्रास नली के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे अंदर एक गोल सी मांसल संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एप्लीलैटिक्स। तो इसके कारण ही यह क्या होता है कि जब हम भोजन को अंदर लेते हैं तो ये श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आप एक बार पढ़ लिए, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, सकस, एंटीरिकस, मल या चाइल कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे चाइल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाइल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कौन सी रचना की मदद से अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, कोशिका मुख द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है और ग्रहण करता है अमीबा। ठीक है, अगला हमारा है 19 नंबर। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? ध्यान दीजिए, अंतःग्रहण, पाचन, वैश्वीकरण, अपघटन। इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अपघटन। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अपघटन। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कुटपाद में, भोजन रसधनी में, केंद्रक में और साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा भोजन रसधनी में। यानी कोशिका अपना भोजन को भोजन रसधनी में पचाता है, मतलब अमीबा अपने भोजन को भोजन रसधनी में पचाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण
शरीर के किस रचना में होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? तो दोस्तों देखिए भोजन रसतनी में पैरामीशियम है ना, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हम ही बता देते हैं कोशिका मुख से। ठीक है, इसका कोशिका मुख से हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया? देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। कितने चित्र दिया गया है? देखिए एक ये चित्र है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बोल इसमें पूछ रहा है आपसे कि अमीबा में पोषण की किस प्रतिक्रिया को नीचे के चित्र में दर्शाया गया है? देखिए ये भोजन को अंदर ले लिया है, ये भोजन को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भोजन को भी निकाल रहा है, और यहाँ पर ये भोजन से काफी दूर है। तो देखिए इसका ऑप्शन है हमारा ये, ऑप्शन ए है कि अंतःग्रहण, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है बाह्यीकरण, और ऑप्शन डी है प्रचलन। तो मतलब प्रचलन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाह्यीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह्यीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी कितने बार ये पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यानी हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, ऑप्शन 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, 2 से 4 मीटर होती है, और 1 से 2 मीटर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा कि हमेशा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, हमारे शरीर में पाचन तंत्र का क्रिया आहार नाल होता है, सबसे लंबा होता है, यानी कि हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। याद रखिएगा, यह हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को भोजन से विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना के मदद से होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका लिंक अपना मैं जो बायोलॉजी का पाचन तंत्र पढ़ा है उसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लीजिए। उसमें सब इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ। मनुष्यों को भोजन के विभिन्न स्वाद और ज्ञान निम्नलिखित किस रचना के द्वारा होता है? दांत के द्वारा, लार ग्रंथि से, स्वाद कलिका से, दांत की मज्जा गुहा से। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि हमारे जीभ पर अंकुर जैसी रचना होती है, जिसे हम स्वाद कलिका बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन की रचना स्वाद कलिकाओं के द्वारा होती है, यानी कि इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि स्वाद कलिका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम बोल सकते हैं स्वाद कलिका। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? यानी दांत को हम अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो दांत के ऊपर एक परत बन जाता है, उस परत को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दंत अस्थिक्षय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत अस्थि। हम दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो हमारा दंत जो है दंत अस्थिक्षय हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। अपनी भाषा में कहें तो उसमें खोणा टाइप का जो होता है, काला काला, वो पड़ जाएगा, कीड़ा पड़ जाएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है 26 नंबर कि इनमें कौन मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो मनुष्य के गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपको बताया ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारा है अग्नाशय, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? याद रखिएगा आप हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। ठीक है, यानी अग्नाशय हमारे मुख्य गुहा में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बाकी ये तीनों ग्रंथि हमारे मुख्य गुहा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि आहार नल में क्रमानुकोचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है संकुचन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया ना, संकुचन, शिथिलन, अम्लीय स्त्राव और अल्सर। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा संकुचन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकुचन। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का अस्तर होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है सलकाव्य एपिथेलियम कोशिका, दूसरा है क्यूबाइड एपिथेलियम कोशिका, तीसरा है पश्चिमल एपिथेलियम कोशिका, और चौथा है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा आप, कि ये हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किस
अत्यधिक स्राव से हो सकता है? निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? इसका ऑप्शन हमारा है अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेस, ऑप्शन नंबर सी है मतलब सक्रिय पेप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है म्यूकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय स्राव, यानी अम्लीय स्राव के कारण ये घाव, अत्यधिक स्राव होने के कारण ये घाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? सक्रिय पेप्सिन, लाइपेस और एमाइलेंस और इनवर्टेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाइपेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेस। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर कि मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि मानव आहार नाल में छोटी आंत सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है, यकृत है, जठर ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर की यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजें पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे पौधे जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं और मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। और पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला हमारा स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 और इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वपोषी पोषण बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में इस सभी की जरूरत होती है, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में वह सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरित लवक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 कितना है? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों CO2 का मुक्त होना। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 नहीं निकलता है, बल्कि पेड़ पौधा CO2 को अंदर लेता है, ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? अमीबा भोजन को अंदर लेता है। इसका ऑप्शन हमारा है कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुटपाद के द्वारा, यानी कुटपाद के द्वारा भोजन अंदर ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होती है? किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली के द्वारा जुड़ा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, निगल द्वार होता है, वो निगल द्वार के द्वारा दोनों जुड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को इतना क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। उसमें 32, 32 IAR था, यानी टोटल हमारा 40 क्वेश्चन था। हम ऐसा करता हूँ 40 क्वेश्चन आप याद कर लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस क्लास में आपको मैं जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।